फिल्मों में अक्सर एक सीन आता है, कोई डिप्लोमेट मुश्किल में फंसता है, पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है और वो बस दो शब्द बोलता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और बस सीन कट, वो आजाद। लेकिन क्या ये सच में कोई जादू की छड़ी है? क्या इसका मतलब है कि आप कुछ भी करके बच सकते हैं? आज इसी दिलचस्प और अक्सर गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट की पूरी कहानी समझते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर इन खासियतों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम इसकी ऑफिशियल रूल बुक यानी वियना कन्वेंशन को देखेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी सुरक्षाएं मिलती हैं और सबसे ज़रूरी बात, इन विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का बैलेंस कैसे काम करता है। तो चलिए बिना देर किए सीधा उस एक सवाल पर आते हैं जो हर किसी के दिमाग में घूमता है। क्या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कोई इंसान किसी दूसरे देश में कानून से पूरी तरह ऊपर है? क्या वो कोई भी जुर्म करके साफ बच निकल सकता है? इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि आखिर ये पूरा सिस्टम बनाया ही क्यों गया था। तो चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो ये है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की किताबी परिभाषा। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मकसद किसी डिप्लोमेट को पर्सनल फायदा पहुंचाना नहीं है। इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि वो अपने देश का काम बिना किसी डर, बिना किसी दबाव या लोकल पॉलिटिक्स में फंसे आज़ादी से कर सकें। अच्छा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो असल में दो बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार आइडियाज पर टिका है। पहला है फंक्शनल नेसेसिटी, मतलब डिप्लोमैट्स को अपना काम ठीक से करने के लिए ये सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी, जिसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया के सारे देश बराबर हैं, इसलिए एक देश दूसरे देश के ऑफिशियल नुमाइंदे पर अपना कानून नहीं थोप सकता। अब ये सिर्फ कोई अच्छे अच्छे ख्याल नहीं थे। इन सिद्धांतों को बाकायदा एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की शक्ल दी गई, और इसी कानून को हम जानते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस, या शॉर्ट में VDCR के नाम से। सोचिए, सदियों तक डिप्लोमेसी बस भरोसे और पुरानी परंपराओं पर चलती थी, कोई लिखी हुई रूल बुक थी ही नहीं। फिर आया साल 1961, जब वियना में दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए और इन बिना लिखे नियमों को पहली बार कागज पर उतारा गया। 1964 में ये आधिकारिक तौर पर लागू हुआ, और आज की तारीख में ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो अब सवाल ये है कि ये कन्वेंशन असल में डिप्लोमेट्स को बचाता कैसे है? इसकी सारी ताकत बस एक शब्द में छिपी है, और वो शब्द है इनवायलेबिलिटी, यानी अलंघनीयता। एक ऐसी चीज जिसे कोई भेद न सके। चलिए देखते हैं इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा है डिप्लोमेट की खुद की सुरक्षा। मेजबान देश की पुलिस उन्हें किसी भी हालत में गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकती। क्रिमिनल केस में तो उन्हें पूरी तरह से इम्यूनिटी हासिल है। हाँ, सिविल मामलों में कुछ गिने चुने अपराध हैं, जैसे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या कोई ऐसा बिजनेस जो उनके ऑफिशियल काम का हिस्सा नहीं है। दूसरी बड़ी सुरक्षा है दूतावास, यानी एम्बेसी की जमीन। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ही कोई एम्बेसी की चारदीवारी के अंदर गया, वो एक तरह से अपने ही देश में पहुंच गया। मेजबान देश की पुलिस या कोई भी अधिकारी एम्बेसी के हेड की इजाजत के बिना अंदर कदम भी नहीं रख सकता। यहां तक कि एम्बेसी की गाड़ियों की भी तलाशी नहीं ली जा सकती। ये दिखाता है कि ये सुरक्षा कितनी पक्की है। और तीसरा पिलर है कम्युनिकेशन की सुरक्षा। डिप्लोमैट्स को अपने देश से बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी जासूसी के डर के बात करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है उस मशहूर डिप्लोमैटिक बैग की। इस बैग को ना तो खोला जा सकता है, न ही इसका एक्सरे किया जा सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरी तरह भरोसे पर चलती है। अच्छा, एक सवाल मन में जरूर आता है, ये सारी प्रोटेक्शन क्या सिर्फ मेन डिप्लोमेट के लिए है? उनके परिवार और बाकी स्टाफ का क्या होता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये सुरक्षा का दायरा काफी बड़ा है। डिप्लोमेट के परिवार वालों को भी लगभग वही इम्यूनिटी मिलती है जो डिप्लोमेट को खुद मिलती है। और जो एडमिन और टेक्निकल स्टाफ होता है, उन्हें भी अपने ऑफिशियल काम से जुड़े मामलों में पूरी छूट हासिल होती है। तो अब तक हमने सिर्फ अधिकारों और सुरक्षा की बात की, जो एक शील्ड की तरह काम करती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बेहिसाब विशेषाधिकार अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए। अगर कोई डिप्लोमेट अपनी सारी हदें पार कर दे, कोई कानून तोड़ दे, तो क्या सच में उसका कुछ नहीं हो सकता? इसका जवाब खुद वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 में लिखा है, और वो साफ साफ कहता है,
जिन लोगों को भी ये विशेषाधिकार मिले हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो मेज़बान देश के कानूनों का सम्मान करें। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, इम्यूनिटी कानून तोड़ने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। इससे आप एक डील की तरह देख सकते हैं, एक सौदा। एक तरफ मेज़बान देश सुरक्षा की ढाल देता है, तो दूसरी तरफ डिप्लोमैट से ये उम्मीद की जाती है कि वो उस देश के कानून का पालन करेंगे और उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन ज़रूरी बैलेंस है, जिस पर पूरी डिप्लोमेसी टिकी हुई है। लेकिन अगर कोई डिप्लोमैट ये सौदा तोड़ दे तो तब मेज़बान देश के पास एक आखिरी और सबसे बड़ा हथियार है, पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करना। लैटिन में इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वागत नहीं है। मेज़बान देश बिना कोई कारण बताए किसी भी डिप्लोमैट को देश छोड़ने का आदेश दे सकता है। इम्यूनिटी के गलत इस्तेमाल का यही सबसे बड़ा और आखिरी अंजाम है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ कानूनी नियमों की किताब नहीं है, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, इम्यूनिटी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके काम के लिए है। दूसरा, इसकी रूल बुक 1961 का वियना कन्वेंशन है। तीसरा, सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं, डिप्लोमैट खुद, एम्बेसी और कम्युनिकेशन। और सबसे ज़रूरी बात, इम्यूनिटी कानून तोड़ने का लाइसेंस नहीं है और इसका आखिरी इलाज है पर्सोना नॉन ग्राटा। आखिर में डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी सिर्फ नियमों का जाल नहीं बल्कि एक भरोसा है। ये वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि जब देशों के बीच कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। ये एक अदृश्य पुल की तरह है जो सबसे मुश्किल तूफानों में भी दुनिया के देशों को जोड़े रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि संवाद की उम्मीद कभी न टूटे।